बच्चों ओके अरे वाह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो सब? अरे यार मेरा जो डिजिटल बोर्ड ये है ना जिसपे मैं लिखता हूँ, इस पे कुछ इशू आ गया था यार, ये हैंग हो गया था, तो उसी को थोड़ा सा ठीक कराने में समय चला गया। और बताइए, आप लोग तो प्रैक्टिस वैक्टिस किए हैं 2 दिन? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण जय श्री। चलिए चलिए बढ़िया। तो जहां से बच्चों हम लोग छोड़े थे डिस्कशन, वहीं से शुरू करेंगे। रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ा रहे थे ना? चलिए चलिए वहीं से शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन। तो बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन थोड़ा सा आप लोग बताइए, चूंकि एक बार तो इस पे डिस्कशन हो रखा है। कोई भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कोई भी आप में से समझाना चाहेगा बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन? एम के स्क्वायर होता है फॉर्मूला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ कोई कुछ बताना चाहे? एम के स्क्वायर फॉर्मूला होता है एकदम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम उसका होल मास एज्यूम कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए। सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए अब सही बोल रहे हैं बेटे, थोड़ा सा गड़बड़ है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? रेडियस ऑफ जायरेशन। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा लगा यार, काफी सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे रेस्पॉन्सेस दिए। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं, ठीक है, और फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए बच्चों की कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए मैं इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाह रहा हूं, वाई वाई डैश के अबाउट, ठीक है, और इसकी दूरी कुछ मान लेते हैं सेंटर से r है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिएगा वो लिखिएगा आप I बराबर mr स्क्वायर, ठीक है। ठीक है सर, ये तो पता ही था, मतलब इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन का जिक्र क्या है मैं बताता हूं बच्चों, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। अब इस पार्टिकल की जगह मान लीजिए बच्चों एक हमारे पास डिस्क है, ये तो जैसे पार्टिकल है और एक पार्टिकल की जगह मैं एक डिस्क ले लेता हूं। बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, डिस्क है, इस डिस्क का सेंटर बच्चों ये है, इस डिस्क का रेडियस r है। अब बच्चों मैं थोड़ा पूछता हूं आपसे, बताइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क ऑफ मास m रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, तो क्या बोलेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ओके बच्चों mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क है ना, mr स्क्वायर बाई 2, ठीक। ये तो हम लोगों ने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब बच्चों आता है रेडियस ऑफ जायरेशन का जिक्र, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कहता है कि जैसे मान लीजिए पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 है, तो मैं इसका मास ना चेंज करूं डिस्क का और एक्सिस ना चेंज करूं, तो एक्सिस वही रखते हैं जो कि सेंटर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। बस इस डिस्क का मास m है, तो इस डिस्क का मास सेंटर से कितनी दूर पे रखूं, जैसे इसका डिस्क का मास m है, इसको सेंटर से कितनी दूरी पे रखूं, इसको कितनी दूरी पे रखूं बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ना चेंज हो। मतलब डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर बाई 2 है, तो इसको मैं कितनी दूरी पे रखूं एक्सिस से, पूरे मास को, ठीक है, सच दैट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी रहे। और पार्टिकल बना के रखना, मतलब इस मास को आप पार्टिकल बना लीजिए और उसी एक्सिस से कितनी दूरी पे रखें कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर रहे। तो जैसे इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो mk स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे k जो है रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। अब चूंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट करना है तो आप लिख दीजिएगा mk स्क्वायर बराबर mr स्क्वायर बाई 2, यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा और k की जो वैल्यू आ जाएगी वो r बाई रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंस में भी आऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बच्चों मैं आपको बता देता हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन वो दूरी है, ठीक है, जहां पर
इस जो भी ऑब्जेक्ट है, डिस्क हो, रिंग हो, स्फीयर हो, रॉड हो, उस पूरे जो भी कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको उसकी जगह एक पार्टिकल को रख दिया जाए और कितनी दूरी पे रखा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज ना हो, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन बच्चों अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वैसे तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में मुझे बताया था, फिर से एक बार बता दीजिए, अगर बच्चों यूनिट की बात की जाए रेडियस ऑफ जाइरेशन की तो क्या रहेगी यूनिट आपके हिसाब से? रेडियस ऑफ जाइरेशन की यूनिट जिसको बच्चों को आ रहा हो, आइडिया लग रहा हो, बता सकते हैं। मीटर सर। मीटर, बिल्कुल। और डायमेंशन? एल। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है हमेशा एक डिस्टेंस आएगी। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था कि कोई भी रैंडम शेप्ड ऑब्जेक्ट है ना, वो रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, रॉड हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसकी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, है ना, आप उसको आई बोल दीजिए, कोई रैंडम शेप्ड ऑब्जेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मास मान लेते हैं एम है, तो इस पूरे मास को उसी एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लीजिए आप इस एक्सिस है, इस एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, तो इस एक्सिस से कितनी दूरी पे रखें, ठीक है, इस एक्सिस से कितनी दूरी पे रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक्सिस है, ठीक है, उससे सेम मास कितनी दूरी पे रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ना चेंज हो। जैसे ये आई है और ये मान लीजिए मास एम, डिस्टेंस के है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम के स्क्वायर, ठीक है। सर एम के स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूरे मास को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर रहे हैं और डिस्टेंस के है तो एम के स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए कुछ आई है, तो जो के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो अंडर रूट आई बाय एम आएगी, ठीक है। ये सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, आज की क्लास में एक बार फिर से देख लिया, बाकी पिछली क्लास में भी कर चुके थे। जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यूनिट इसकी मीटर रहेगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशंस इसके एल रहेंगे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैंने आप लोगों को बोली है कि ये जो दूरी है ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इसको डिफाइन करने का रीजन भी यही है कि जितनी ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू होगी या रेडियस ऑफ जाइरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि रेडियस ऑफ जाइरेशन आप रिंग का निकालेंगे अगर, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू रिंग के लिए आएगी बच्चों आर, लेकिन अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन आप डिस्क के लिए निकालेंगे तो आएगी आर बाई रूट 2। तो ये दोनों वैल्यू से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डिस्क के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू है वो रिंग के कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर कम है इसका मतलब मास जो है वो एक्सिस के पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहां पे जितना ज्यादा रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा मतलब कि मास जो है एक्सिस से उतनी ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए एक रिंग है, एक डिस्क है, एक तीसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बच्चों, ऑब्जेक्ट एक्स, और उसके लिए बोल दूं उसके लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू r बाई 4 है, और मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए रिंग, डिस्क और इस ऑब्जेक्ट एक्स में से किस केस में मास एक्सिस के ज्यादा पास है? किस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के ज्यादा पास? ऑब्जेक्ट एक्स के केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के ज्यादा पास है। सर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन से आपका क्या मतलब है? मास डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है देखिए कि जैसे रिंग है ना, तो रिंग का जो रेडियस ऑफ जाइरेशन r है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिंग में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन वो ज्यादा दूरी पे है, डिस्क में उससे कम है, और ऑब्जेक्ट एक्स जिसका रेडियस ऑफ जाइरेशन r बाई 4 है, मतलब यहां पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू रिंग और डिस्क, ठीक है। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी तो हमें ये आइडिया लग जाता है सर कि हम जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम कह सकते हैं कि मास उतना ज्यादा एक्सिस से दूर है, और जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास उतना ज्यादा एक्सिस के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात सही है, लेकिन ये आइडिया उतना क्लियरली नहीं लगता। कारण क्या है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो टर्म इन्वॉल्व है। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो आप लिखते हैं एम आर स्क्वायर, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो इन्वॉल्व है मास और दूसरा इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि डिस्ट्रीब्यूशन ही ज्यादा होगा या मास की वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि इसमें दोनों चीज इन्वॉल्व है। रेडियस ऑफ जाइरेशन में मास का टर्म ही नहीं आता, इसका मतलब जितना ज्यादा रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से उतना दूरी पे है, इसलिए रेडियस ऑफ जाइरेशन से थोड़ा क्लियर कट आइडिया लग जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
दो वजह से ज्यादा हो सकता है, या तो मास ज्यादा हो या तो डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर हो। लेकिन रेडियस ऑफ जाइरेशन से क्लियर कट आइडिया लग जाता है कि जो है एक्सिस से पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है मास या दूर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए रेडियस ऑफ जाइरेशन को थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं। तो ये बच्चों अगर डिस्कशन हो गया था तो इस पे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो k बराबर √i/m है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे तो कुछ लेंथ की वैल्यू आएगी, जैसे रेडियस के टर्म्स में आएगा या लेंथ के टर्म्स में आएगा। कभी भी इसकी वैल्यू मास, अगर मास का टर्म आ रहा है आपके आंसर में, इसका मतलब आपने गलत किया है, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा मास, है ना। तो कभी भी मास के टर्म्स में नहीं आएगा, हमेशा लेंथ कुछ आएगी। तो बच्चों एक लाइन, मैं 2-3 लाइनें लिखवा देता हूं, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। ये आप सबने मेंशन किया बच्चों की यूनिट मीटर होगी, डायमेंशन लेंथ होगी, ये सब लिख लिया है? yes, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन का इंपॉर्टेंस भी लिखवाया था क्या? क्या बताता है ये? हाँ, नोट बनाइए, लिखिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन, आप सीधा के लिख लीजिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन या के हमें, रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया देता है। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया देता है। कॉमा, अगर अगर के की वैल्यू कम है तो, अगर के की वैल्यू कम है तो, अगर के की वैल्यू कम है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर के की वैल्यू कम है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के पास होगा और अगर ज्यादा है तो, और अगर ज्यादा है तो, और अगर ज्यादा है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर है, एक्सिस से दूर है। बच्चों अगले उसी नोट में फॉर एग्जांपल करके 3 लिख लीजिए। रिंग का आर है, डिस्क r/√2 है, कोई ऑब्जेक्ट x है, उसका r/4 है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो x के केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के बहुत पास है और रिंग के केस में दूर है। बोलिए। नहीं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर रेडियस ऑफ जाइरेशन मास पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, लेकिन वो कट जाएगा। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैं रिंग का निकालना चाहता हूं तो यहां पे आप mr² रखेंगे। डिस्क का निकालना चाहेंगे तो mr²/2 रखेंगे। स्फीयर का निकालना चाहेंगे तो 2/5 mr² रखेंगे। तो हर बार ऊपर m आएगा तो नीचे वाले m से कट जाएगा, तो कभी भी आंसर में आपको m का टर्म्स नहीं दिखेगा रेडियस ऑफ जाइरेशन में। समझ गए? अगर हाँ, बिल्कुल
अगर k की वैल्यू r आ रही है, इसका मतलब है, अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू r आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो मतलब जो पार्टिकल आपने माना है, जैसे इसको हम लोग m मास का जैसे डिस्क है या स्फीयर है या रॉड है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या हो गया यार इसको, बच्चों जस्ट अ मोमेंट। हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ 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 हाँ, चलो होपफुली अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, होपफुली प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, एक लास्ट पॉइंट लिखा दिया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। कभी डाउट हो कि सर रेडियस ऑफ जाइरेशन क्यों डिफाइन कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में, तो उसका कारण यही है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लग जाता है। ठीक है, जब भी रेडियस ऑफ जाइरेशन आए बच्चों, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कई बार, फिर से मैं आपको बताता हूं, k बराबर अंडर रूट आई बाई एम। ठीक है, तो जहां से भी रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा जाए जिस एक्सिस के अबाउट, आपको सिंपली उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और उसके बाद मास से डिवाइड कर देना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल करते बच्चों, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। ये देखिए, डन, ओके, बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। और जिनका भी आ जाए बच्चों आंसर बता सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। फर्स्ट ऑप्शन, ओके, सर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ l। तो साइड लेंथ l के कॉर्नर पे पार्टिकल्स रख दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह से है ना, l साइड लेंथ के स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे पार्टिकल रख दिए गए हैं। द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इस स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप इस रेडियस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिएगा। वो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी एक पार्टिकल का बच्चों निकाल के इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स की पोजीशन सेम है। जैसे सेंटर से इस पार्टिकल के डिस्टेंस में अगर x मान लूं, तो बच्चों आप सारे एग्री करेंगे कि देखिए डायगोनल की लेंथ जो होती है वो a√2 होती है, और सेंटर से किसी एक पार्टिकल की दूरी अगर x की बात की जाए तो वो बराबर होगी a√2 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इसमें किसी को डाउट तो नहीं, a√2 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो ये एक पार्टिकल के लिए डिस्टेंस हो गई। अब एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे mx², क्योंकि इस एक्सिस से दूरी x है और मास m है, तो mx²। तो m और x का स्क्वायर करेंगे यानी a√2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों बन जाएगा a² इंटू 2। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल करिएगा तो ये बन जाएगा ma²/2। लेकिन ये पूरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, पूरे सिस्टम का नहीं, ये तो एक पार्टिकल का, तो 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना पड़ेगा। सर 4 टाइम्स आई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2ma², यानी ma²/2 इंटू 4। ठीक है, अब ये तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सवाल में रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन k बराबर अंडर रूट ऑफ आई हो गया बच्चों 2ma² डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4m। तो ओके, तो 2ma² टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करिएगा 2, तो बच्चों बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a²/2 जो कि बन जाएगा a/√2। क्योंकि इन्होंने बच्चों लेंथ l दे रखी है, मैंने a माना है,
तो मैं इसको लिख दूंगा L/√2। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? हाथ उठा दीजिए जरा, मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चों को सही था। वेरी गुड। हल्द्वानी पाठशाला 01, कितने बच्चों को सही था हल्द्वानी में? हाथ उठाइए। गुड गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लीजिए। अच्छा, मैंने बताते वक्त आपको बताया था कि जैसे एग्जांपल मैंने लिया रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, रॉड का, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए बच्चों कि केवल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही रेडियस ऑफ जाइरेशन डिफाइन होता है, ऐसा नहीं होता। अगर डिस्क्रीट सिस्टम है ना, तो भी आप रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे डिस्क्रीट सिस्टम है, फिर भी रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू आई है। ठीक है, तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए भी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाला जा सकता है। तो जिनका नहीं आया था बच्चों नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद फिर से एक बार। हाँ बोलिए बोलिए। क्या हो गया? सर हमारी लाइट चली गई थी सर, आपने वीडियो पढ़ा रहे थे ना वहीं से। हाँ, पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे अभी? अब तो देख पा रहे हैं सर। ठीक है ठीक है, मैं वापस से बता देता हूँ, है ना। सर बोलिए। अभी जो टेस्ट आएगा उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? अभी जो टेस्ट आएगा उसमें अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अभी तक 3 चैप्टर आएंगे आपके। वर्क एनर्जी पावर आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा, रोटेशन आएगा। अब इसमें भी जो वेटेज रहेगा वो COM का सबसे ज्यादा रहेगा। रोटेशन के अंदर भी पूरा रोटेशन नहीं आएगा, टिल टॉर्क। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन टिल टॉर्क। टॉर्क तक, टॉर्क बेटा आपका अगली क्लास में हो जाएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, टॉपलिंग भी शो कर रहा है। तो वो हाँ, तो टॉर्क के अंदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा, ट्यूसडे तक टॉर्क हो जाएगा। अगर टॉर्क ट्यूसडे नहीं होता तो वेडनेसडे तक तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फिर भी 3-4 दिन रहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज मैं एक्सिस थ्योरम पढ़ा दूंगा, तो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा। इसका वेटेज बच्चों, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, रोटेशन का वेटेज कम रहेगा। तो आप मान लीजिए 10%, जितना मुझे इंफॉर्मेशन आई। हाँ, 10% रहेगा। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे बढ़े। मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास का सबसे ज्यादा है शायद, है ना, फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। कौन सी वाली? सर आपने कितनी करा दी सर? हम सर डिस्कनेक्ट थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने केवल रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में समझाया, जो पिछला डिस्कशन हुआ था वही रिपीट कराया। एक्चुअली मेरा भी बोर्ड बीच में एक बार बंद हो गया था यार। ठीक है, तो तुम ज्यादा मिस नहीं किए हो। K बराबर √I/m इतना लिखवा दिया था। उसके बाद मैंने एक नोट लिखवाया था बोल के, वो आज की क्लास में मैंने एक्स्ट्रा कराया है। वो नोट लिख पाए थे आप? नोट लिखा था आपने बेटा? ठीक है, बस उतना ही एक्स्ट्रा कराया, बाकी पूरा डिस्कशन कल की क्लास का जो पिछली क्लास का था वो रिपीट कराया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया। ठीक है, उसके बाद एक सवाल कराया है ये वाला रेडियस ऑफ जाइरेशन पे। ठीक है, चलिए और बच्चों बढ़ते हैं आगे, कुछ और रेडियस ऑफ जाइरेशन पे सवाल करेंगे। लिखिए 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 लिखिए। नोट नहीं लिखा था? मैं लिख दूंगा। अच्छा नोट है ना, आप स्लाइड जब देखिएगा तो उसमें मैं नोट लिख दूंगा, तो चूंकि बड़ा है थोड़ा सा मैं लिख दूंगा उसमें। हाँ हाँ हाँ, एक और बच्चों कर लो, बहुत आसान सा सवाल है। सबका सही आना चाहिए बच्चों, ये मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। ओके ऑप्शन सर। ओके, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r। ऑप्शन ए बच्चों। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होता है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। बिल्कुल, तो k की वैल्यू निकालना है, √I/m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 और डिवाइडेड बाई मास m, जो कैंसिल होकर बच्चों r/√2 बनेगा। ठीक है ना, बस यही होगा ऑप्शन।
एक और बच्चों कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम्म। ये देख लीजिए बच्चों एक सवाल। अलीगढ़ पाठशाला फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, चेक करिए थोड़ा सा। सर दूसरा माइक पता नहीं किधर है, वो चालू है सर। बंद कर लीजिए सर अगर नहीं। हाँ हाँ। अलीगढ़ पाठशाला बेटा सीआई नहीं है आपके यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बच्चों इसका आंसर बताइए थोड़ा सा, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बच्चों आपको? बिल्कुल बताइए, जो भी सही गलत जो भी आपको लगता हो कि सर हमें ये लग रहा है और इसका कारण ये है। डी लग रहा है, ओके। अच्छा ठीक है, एक एक करके बढ़ते हैं बच्चों। असर्शन के बारे में क्या लग रहा है, सही है या गलत है असर्शन? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो क्या ये कांस्टेंट नहीं होती बच्चों? नो सर। ओके, कांस्टेंट नहीं होती। कारण क्या है, मतलब आप क्यों बोल रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं होती? क्या कारण? हाँ, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा और बच्चे बताएंगे, बात सही है आपकी, डिस्टेंस वाला फैक्टर ही है। थोड़ा सा और उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि क्यों। और कोई बताना चाहे बच्चों? असर्शन ऑफ असर्शन चलिए गलत है, ये बात सही है, असर्शन गलत है। कारण कोई बताना चाहेगा बच्चों कारण? देखिए ये बात सही है कि रेडियस ऑफ जायरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं हो सकती एक बॉडी के लिए। उसका रीजन बताता हूं बच्चों मैं आपको। मान लीजिए कि एक रिंग है, ठीक है। आप इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन इस एक्सिस के अबाउट बताते हैं, मतलब ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट बताते हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन रिंग के लिए आ जाएगा के बराबर आर, ठीक है। सेम रिंग के लिए, सेम रिंग के लिए अगर आप रेडियस ऑफ जायरेशन इस एक्सिस के अबाउट बताएंगे, तो जो के का वैल्यू आ जाएगा वो आर बाई रूट टू आ जाएगा। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको? तो सेम रिंग है, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले वाली डिस्क के लिए पहले वाले केस में के बराबर आर आ जाएगा, दूसरे वाले केस में के बराबर आर बाई रूट टू हो जाएगा। तो चेंज हो जाएंगी रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट अभी भी सेम है, मास एम रेडियस आर की रिंग है, मास एम रेडियस आर की रिंग है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा बच्चों की रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बारे में बच्चों रीजन क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? बोलिए बेटा। गलत है। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन हम ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन को उस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, नहीं। ये स्टेटमेंट बच्चों एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ट्रू हो जाता है। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो बच्चों इसमें दोनों स्टेटमेंट और रीजन दोनों गलत होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ, लिख लीजिए लिख लीजिए। दोनों असर्शन और रीजन बच्चों इसके गलत। जो रीजन है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सही हो जाता है। तो वो क्या कंडीशन है जिसमें रीजन सही हो जाता है, मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक,
बोलिए। सर मैं बताता हूँ रीजन इसका, मैं समझाता हूँ, एक पर्टिकुलर केस से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, बच्चों बातें नहीं करिए, जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो माइक बंद कर लीजिए। जैसे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा रॉड, रिंग, है ना। अगर डिस्क्रीट सिस्टम है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां रखा है, ठीक है, एक पार्टिकल यहां रखा है, एक पार्टिकल यहां रखा है, ठीक है, M1 बोल देता हूं, इसको M2 बोल देता हूं, इसको M3 बोल देता हूं, और इन सब की दूरी बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ R1, R2 और R3 मान लीजिए, ठीक है। M1 की दूरी R1 है, M2 की दूरी R2 है, M3 की दूरी R3 है। ये R2 ले लेते हैं और ये R3 ले लेते हैं, M1, M2, M3, ठीक है ना। और ये मान लीजिए बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि पॉइंट O से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आप इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिएगा I, तो आप ऐसे लिखेंगे बच्चों M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर और सारे पार्टिकल होते तो फिर सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते सब, ठीक है, टोटल। अब जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है बच्चों के बराबर, वो होता है अंडर रूट I बाई M, ठीक है, जहां पे I होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया और M होता है टोटल मास। तो यहां पे देखिए I की वैल्यू आप रखिएगा तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाई टोटल मास रखना होगा बच्चों, तो हम लोग रखेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें देखिए बच्चों फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बदला, फॉर्मूला सेम है, के बराबर अंडर रूट I बाई M। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखिएगा, और डिस्क्रीट हो तो हर एक पार्टिकल का निकाल के जोड़ दीजिएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय टोटल मास के आ जाएगा। अब बच्चों एक स्पेशल केस होता है, कौन सा स्पेशल केस सर, कैसा स्पेशल केस सर? एक स्पेशल केस होता है बच्चों इफ ऑल 4 पार्टिकल्स हैव सेम मास, मतलब M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M। अगर हर पार्टिकल का मास सेम हो, जितने भी पार्टिकल हैं उन सब पार्टिकल्स का मास सेम हो, तो देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे लिख सकते हैं के बराबर, अब यहां से बच्चों मैं चूंकि M1 M2 M3 बराबर है तो ये हो जाएगा M R1 स्क्वायर प्लस M R2 स्क्वायर प्लस M R3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहां पे बच्चों आप रख दीजिएगा n इंटू m। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, 2 पार्टिकल तो 2m, 3 पार्टिकल है तो 3m बराबर। देखिए क्या होगा बच्चों, ऊपर से सबसे m कॉमन आ जाएगा, तो आप लिखिएगा m ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n टाइम्स m। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू बन जाएगी बच्चों, वो बन जाएगी k बराबर अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल n, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तब वैलिड है बच्चों, केवल एक कंडीशन में वैलिड है कि जो जितने भी पार्टिकल हैं पहले तो डिस्क्रीट होने चाहिए, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होना चाहिए, और दूसरा कि हर एक पार्टिकल का मास बराबर होना चाहिए, तब रेडियस ऑफ जायरेशन ये आएगा, ठीक है। तो अगर बच्चों आप इसमें ध्यान से देखिए तो ये स्क्वायर, सबसे पहले आपने R1 R2 R3 का स्क्वायर किया ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पहले सबसे पहले आपने स्क्वायर किया, ठीक है, फिर n से डिवाइड किया तो मीन हो गया, और फिर बच्चों आपने रूट ले लिया तो ये रूट हो गया, ठीक है। तो जैसे आप लोग उसमें पढ़ते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, थोड़ा बहुत याद हो, आरएमएस वैल्यूज पढ़ते हैं, तो इस, हाँ, तो इसको भी बच्चों बोल सकते हैं कि ये आरएमएस है। किसका आरएमएस है? पार्टिकल की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरियां हैं उनकी आरएमएस वैल्यू है रेडियस ऑफ जायरेशन। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये दो कंडीशन है, एक तो डिस्क्रीट हो डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हर पार्टिकल का मास बराबर हो। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो पार्टिकल्स की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है उन सबका आरएमएस वैल्यू है। लेकिन ये तभी ट्रू है जब मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट हो और हर पार्टिकल का मास बराबर हो। लेकिन हम हमेशा रेडियस ऑफ जायरेशन को ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा या ये भी डेफिनेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसमें दो कंडीशन है, तब जाके आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये जो सवाल आया है, देखिए इन्होंने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी
डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ये हमेशा वैलिड नहीं है, तो हम इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन की डेफिनेशन नहीं ले सकते। वो दो कंडीशन डिस्क्रीट हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल के मासेस बराबर हो, उस केस में बच्चों ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, तो अगर इसी स्टेटमेंट में ऐसा बोल देता कि रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी और रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is defined as the root mean square distance of the particle from the axis of rotation if masses of the particles are same, तो बच्चों स्टेटमेंट सही हो जाता। अभी ये स्टेटमेंट सही नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये रीजन का मतलब क्या है बच्चों, ये अभी आपको क्लियर हुआ क्या रीजन कहना क्या चाहता है ये? और फिर तो आप ये नोट कर लीजिए बच्चों, और जो मैंने रूट मीन स्क्वायर के बारे में आपको बताया वो नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट कर चुके हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सवाल करा दूंगा। बोलिए सर। एक तो मास सेम होना चाहिए था और दूसरा क्या सेम होना चाहिए था? मास सेम होना चाहिए और डिस्क्रीट होना चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, डिस्क्रीट का मतलब नहीं, जैसे देखिए रॉड हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है, स्क्वायर हो गया कंटिन्यूअस, रेक्टेंगल हो गया कंटिन्यूअस, रॉड कंटिन्यूअस, रिंग कंटिन्यूअस, डिस्क कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर इधर, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक पार्टिकल इधर है फिर एक इधर, एक इधर है, बीच में कुछ नहीं है। समझ पाए आप? डिस्क्रीट का मतलब अलग थलग। बोलिए बेटा। पर हाँ, पर उसमें ये भी तो देखिए ना, डिस्क्रीट कहीं मेंशन नहीं किया, कह रहा है एक बॉडी के लिए सही होगा। ठीक है, ये देखिए, हाँ, रीजन ऑफ गाइरेशन ऑफ अ बॉडी, तो कंटिन्यूअस भी हो गया, डिस्क्रीट भी हो गया, है ना? बोलिए। बिल्कुल 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 लग सकता है। इसको थोड़ा सा बच्चों और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड कर लीजिएगा। इफ R1 बराबर R2 बराबर आर्क है, मतलब सारे पार्टिकल्स इक्वल दूरी पे रखे हुए हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा K बराबर NR स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। तो बच्चों यहां N से N कैंसिल हो जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। अगर सारे पार्टिकल इक्वल मास के और इक्वल दूरी पे रखे हुए हैं तो रेडियस ऑफ जाइरेशन R के बराबर आ जाएगा। जहां पे के बच्चों ये जो R है वो पार्टिकल की दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा तभी लगाइएगा ओके, इसमें ध्यान रखिए बच्चों तभी लगाइएगा जब पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंट हों। ठीक। लिखिए लिखिए लिखिए, तब तक मैं कुछ सवाल मेरे पास होगा तो मैं वो करा दूंगा आप लोग। बच्चों डन है, बढ़ चलें आगे। सर आप साइड हो जाइए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक। जिनका हो गया बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जिन्होंने लिख लिया बच्चों ये सब, अगली हेडिंग डाल दीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
डन सर। ठीक, आइए बच्चों थोड़ा सा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं। क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और किस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, किसी बच्चों को स्टेटमेंट, तो वैसे तो आप सब सारे बच्चों को पता ही होगा, बहुत आसान से स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं बच्चों आप सबने पढ़ी ही होगी। जल्दी से मुझे बता दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, और गलत सलत के बारे में मत चिंता करना, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो उसके बारे में आप चिंता मत करो। किसी को पता हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो बता सकते हैं। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अराउंड निकालनी है, तो सर इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, जैसे कि इसको i x प्लस। वेरी गुड। तो बच्चों एकदम बढ़िया स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि सर जो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होगा। एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय, कोई संदेह नहीं है। सर ये आई जेड जेड क्या है, आई वाई वाई क्या है, आई एक्स एक्स क्या है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। ऐसा नहीं है जरूरी कि आई एक्स एक्स नाम में लिखा है तो एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्सिस कहीं पे भी ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में एक्सिस कहीं पे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई वाई वाई है तो सर क्या वाई एक्सिस में ही होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है, आप वाई कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक्स भी कहीं पे भी ले सकते हो, वाई एक्सिस पे भी कहीं पे भी ले सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर आपने एक्स एक्सिस इस तरह से लिए फॉर एग्जांपल, तो वाई एक्सिस को लेते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप वाई एक्सिस ऐसे ही लेंगे सच दैट दोनों के बीच का एंगल कितना मेंटेन हो बच्चों, 90 डिग्री। तो आई एक्स एक्स हम लिखते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, या वाई एक्सिस का कभी मतलब ये नहीं कि वाई के अलॉन्ग ही होगा, नहीं। आप इस प्लेन में कोई भी एक्स, किसी भी एक्सिस को आप एक्स मान लीजिए, लेकिन जब वाई एक्सिस आप मानेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक्स ऐसे मान ली, तो वाई फिर ऐसे ही मानी जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक्सिस जो लेंगे आप वो परपेंडिकुलर होंगी, पहली चीज। तो बच्चों मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसमें लाइन बाय लाइन, आप वापस से नोट कर लीजिएगा। आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों एक्सिस जो है बच्चों मस्ट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक्सिस आप इस प्लेन में कोई भी ले लीजिए, एक्स वाई एक्सिस कोई भी ले लीजिए इस प्लेन में, लेकिन दोनों का ध्यान रखना है परपेंडिकुलर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो आई जेड जेड होना चाहिए, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई। तो आपने बच्चों जो एक्स और वाई एक्सिस लिया वो तो आपस में परपेंडिकुलर है ही, जो तीसरी एक्सिस है वो दोनों एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एंड मस्ट पास थ्रू, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड मस्ट पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एंड मस्ट पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इन शॉर्ट बच्चों ये बोला जा सकता है कि आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होगा। ये परपेंडिकुलर स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तीनों एक्सिस जो है एक्स वाई और जेड, दीज थ्री एक्सिस मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं कि यही दोनों बस परपेंडिकुलर होंगी या यही दोनों, आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो तीसरी एक्सिस है यानी जेड एक्सिस, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई से पास होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लिखिए मत, मैं लिखवा दूंगा अभी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में और मे नॉट बी ऑन ऑब्जेक्ट, में और मे नॉट ऑन ऑब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट पे हो भी और या फिर ऑब्जेक्ट में ना हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। अब आती है बच्चों लास्ट कंडीशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और मुझे लगता है कि तुम्हें से कुछ बच्चों को शायद पता हो, किसी बच्चों को याद आ रहा है। एक और कंडीशन है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब उसके बिना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अधूरी है। किसी बच्चे को याद आ रहा हो बाय चांस अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं बच्चों। ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज वैलिड ओनली फॉर टू डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बच्चों इसको 3D ऑब्जेक्ट में नहीं लगा सकते, 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी में वैलिड होगा।
सर फॉर एग्जाम्पल किसमें वैलिड होगा? बच्चों को एग्जाम्पल देगा 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो? 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेटा? स्क्वायर में लगा सकते हैं, रेक्टेंगल में लगा सकते हैं, और बताइए? ट्राइंगल में लगा सकते हैं, बिल्कुल। रिंग में लगा सकते हैं क्या बच्चों? रिंग में, डिस्क में लगा सकते हैं। तो स्क्वायर लैमिना हो, ट्राइंगुलर लैमिना हो, रेक्टेंगुलर लैमिना हो, रिंग हो, डिस्क हो, ठीक है, इन सब में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड रहेगी। कोई एग्जांपल बच्चों जिसमें वैलिड नहीं रहेगी? कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा हो? बिल्कुल, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर और हॉलो सॉलिड दोनों, कोन, इन सब में वैलिड नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये केवल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है। 3D मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये थ्योरम नहीं लगानी चाहिए, ठीक है? तो लिखिए बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ऐसे डायग्राम बनाइए और ये IZZ बराबर IXX प्लस IYY लिखिए। उसके बाद ये बच्चों जो 3 पॉइंट्स हैं मैं आपको एक एक करके लिखवाता हूं। रॉड के लिए वैलिड होगा? रॉड के लिए, यस। हाँ देखिए बेटा, रॉड में ना एक्चुअली 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। वैसे रॉड में आप लगा सकते हैं, बट रॉड में 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। रॉड में एक 1D होता है ऐसा, तो आप XX तो लिख लेंगी, लेकिन जब YY लिखने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो IZZ बराबर IXX हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना? तो जो नहीं वैलिड है ना, वैलिड है। अगर आप देखेंगे टेक्निकली तो वैलिड है। कहने का सेंस है कि देखिए, चूंकि ये एक डायमेंशन में है ना, तो इसका केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल YY होगा, IXX तो 0 हो जाएगा क्योंकि सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस में ना, तो ये 0 हो गया, तो हर बार IYY बराबर IZZ हो जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो वैलिड है, लेकिन लगाने का सेंस नहीं बनता है क्योंकि 2 डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं 2 डायरेक्शन में, है ना? टेक्निकली देखा जाए तो वैलिड है, मतलब आंसर तो दे देगा तुमको, बट मैं पहला पॉइंट देखिए लिख, बच्चों एक एक करके मैं बोल देता हूं। पहला पॉइंट है IXX एंड IY मस्ट बी परपेंडिकुलर। दोनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये बात बहुत अच्छे से मैंने बता दी है कि जरूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही लें या वाई एक्सिस, कोई भी 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है IZZ इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई। तो IZZ बच्चों जो होगी वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगी, एंड मस्ट पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई से ही पास करेगी, ठीक है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मे और मे नॉट बी ऑन ऑब्जेक्ट, मे और मे नॉट बी ऑन ऑब्जेक्ट। और बच्चों इसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके बहुत अच्छे से लिखिएगा। ये मतलब 2D ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है केवल। लिख लिया बच्चों सबने? यस सर। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा बच्चों, स्क्वायर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, रिंग, डिस्क, ट्राइंगुलर लैमिना, इन सब में वैलिड होगा। कहां वैलिड नहीं होगा उसके भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, स्फीयर, सिलेंडर, इन सब में वैलिड नहीं होगा।
चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर स्लाइड बैक करना एक बार। श्योर श्योर। यस सर। ठीक बच्चों, होपफुली हाँ आपने सारे एग्जांपल्स भी लिख लिए होंगे। अब मैं थोड़ा सा एक बेसिक बेसिक आपको कुछ डिस्कशन बताता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे रिंग है, ठीक है, और एक मास एम रेडियस आर की रिंग है और एक मास एम रेडियस आर की डिस्क है, ठीक है। बच्चों आप सबको पता है कि मास एम रेडियस आर की जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर हाँ एम आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही बात है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग एम आर स्क्वायर होगा। अब बच्चों अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, और इस एक्सिस के अबाउट, तो मान लीजिए बच्चों ये आई एक्स एक्स है, ठीक है, और इसको बोल देता हूं आई वाई वाई, ठीक है। तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हैं कि आई जेड जेड बराबर जो होगा वो होगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आई जेड जेड जो है वो एम आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। आई एक्स एक्स मान लीजिए हमें नहीं पता है और आई वाई वाई भी हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज हम लोग, चूंकि रिंग एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट होगा। इनफैक्ट आप इस रिंग का कोई भी डायमीटर कंसीडर करिए बच्चों, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ही होगा। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बच्चों दोनों को मैं बराबर मान लेता हूं, आई प्लस आई, तो ये हो जाएंगे 2i। तो हम लोग लिख सकते हैं 2i बराबर एम आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो i की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ये बच्चों आपको याद रखना है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को याद भी हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग एम आर स्क्वायर, इन द प्लेन ऑफ द रिंग एम आर स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से बच्चों अगर डिस्क की बात की जाए, ठीक है, तो डिस्क में भी दो एक्सिस होंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। कारण क्या है सर? क्योंकि जिस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट है उसी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बच्चों अगर मैं आई बोल देता हूं तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये एम आर स्क्वायर बाई, वेरी गुड। तो हम बच्चों यहां पे लगाइएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आप लिखिएगा आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। चूंकि इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो ये बन जाएगा 2i, आई प्लस आई, और आई जेड जेड है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाय 4। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। तो डायमीटर, किसी भी डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। डन है? लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, और कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके। हो गया सर। ठीक, सर अभी नहीं हुआ। लिखिए लिखिए लिखिए। सर
बोलिए बेटा। सर आज इस चैप्टर पे पीपी पे डिस्कशन कर रहा था 1 2। अच्छा अच्छा, कर लिया आप लोग सॉल्व? यस सर। ओके यस सर। ओके। सर सेंटर ऑफ मास वाला करा दीजिएगा। सेंटर ऑफ मास का भी रह गया ना? यस सर। ठीक। एक्चुअली हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद रिपीट डिस्कशन नहीं किए, ठीक, कर लेंगे बच्चों। आइए, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन देख लीजिए बच्चों, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, रेक्टेंगुलर लैमिना। ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी साइड लेंथ कुछ इस तरह से, एक साइड L है और दूसरी साइड B है, ठीक है, L और B साइड्स हैं और इसका मास m है, ठीक है। अब बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ही यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूं बच्चों। जैसे अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, वाई डैश के अबाउट, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, अगला वाला फिर मैं आपसे पूछूंगा। और ये सेंटर से पास हो रही है, जो सेंटर है इस रेक्टेंगुलर बोर्ड का, वो सेंटर सी है, उससे वाई एक्सिस पास हो रही है, लेंथ L है और विड्थ B है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये ना, इसको हम एक काम करते हैं, खूब सारे छोटी छोटी रॉड्स से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर जो प्लेट है, मतलब पहली रॉड ये हो गई, ऐसे ही दूसरी रॉड ये हो जाएगी, ऐसी ढेर सारी रॉड से मिलकर मान लेते हैं कि ऐसी ढेर सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स रखी होंगी तब ये बना होगा। और मान लीजिए बच्चों, हर एक रॉड की जो मास है मैं उसको DM बोल देता हूं, स्मॉल मास DM, ठीक है। या आप DM से थोड़ा कैलकुलस वाली फील आती हो तो मैं DM नहीं मानता हूं, मान लीजिए मैं M1 मान लेता हूं, ठीक है। जितनी भी छोटी छोटी रॉड्स हैं सबका मास M1 M2 M3 कुछ इस तरह से है। तो बच्चों मान लीजिए एक रॉड है जिसका लेंथ L है, सारे लोग इसका जवाब दे सकते हैं बच्चों। एक रॉड है, इसका लेंथ L है और मास बच्चों इसका M1 है, तो इसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा बच्चों? ml स्क्वायर बाई 12। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों इसमें? ठीक। अब ऐसे ही बच्चों ये M1 है, फिर ये M2 है, M3 M4, ऐसे ही कई सारे मासेस रखे हुए हैं। तो जब कई सारे मासेस रखे हुए तो मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कैसे लिखूंगा, I नेट ऐसे लिखूंगा, सबसे ऊपर वाली मास M1 तो Mn L स्क्वायर बाई 12, उसके बाद वाली रॉड का मास है M2, लेंथ तो सेम है M2 L स्क्वायर बाई 12, तीसरी वाली रॉड रखूंगा तो लिखूंगा M3 L स्क्वायर बाई 12, ऐसे जितनी भी सारी सब रॉड हैं उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दूंगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां से L स्क्वायर बाई 12 चूंकि हर एक टर्म में है तो कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। तो देखिए बच्चों इन सारे पार्ट रॉड्स के मासेस को जोड़ दीजिए, M1 M2 M3 M4 ऐसे सारे रॉड के मासेस को जोड़ देंगे तो बच्चों ये पूरे प्लेन का मास कितना बन जाएगा? M, टोटल मास ऑफ द प्लेन, तो ml स्क्वायर बाई 12। कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों इसमें? हर एक रॉड का मास जो है वो M1 M2 M3 है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिए तो फाइनल ml स्क्वायर बाई 12 आ गया। अब बच्चों ऐसा आप मान लीजिए कि जो रेक्टेंगुलर लैमिना है ना, उसका मास टोटल था M, टोटल मास इस लैमिना का था M, इसकी लेंथ थी L और विड्थ थी B, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 है ना। तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि ये एक L लेंथ का रॉड था जिसका मास M था, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अगर बच्चों तुम लोग ये बात समझ गए होगे, तो मुझे इसी रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आप इस एक्सिस के अबाउट बता दोगे, पासिंग थ्रू द सेंटर। बहुत बढ़िया, MB स्क्वायर बाई 12। बच्चों ये ml स्क्वायर बाई 12 हो गया क्योंकि ये L लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए ml स्क्वायर बाई 12। ये B लेंथ को ऐसा बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम ऐसा मान लेंगे कि B लेंथ का रॉड है, MB स्क्वायर बाई 12। अब बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि ये XX जो है वो MB स्क्वायर बाई 12 है और YY जो है बच्चों ये ml स्क्वायर बाई 12 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना हो जाएगा बच्चों? IZZ बराबर M बाई 12 ml स्क्वायर बाई 12 प्लस MB स्क्वायर बाई 12। बच्चों मानते हो I XX प्लस I YY है ना,
आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों को जोड़ देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, जो कि इस केस में आ जाएगा बच्चों m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कुछ इस तरह से बच्चों आप m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर इसका एक और वर्जन आपको कराता हूं मैं। किसी कुछ कंफ्यूजन और डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए बेटा, आ रही थी आवाज। हाँ हाँ, कौन से एक्सिस के अबाउट? ये तो देखिए, जैसे ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ml स्क्वायर बाई 12 है। आपको ये समझ में आया, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12? यस सर। ठीक, तो चूंकि इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 है, इसमें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सिस है ये सेंटर से पास हो रही है, और इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि L लेंथ की रॉड है जो रोटेट कर रही है y के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। अब ऐसे ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका विड्थ b है, और एक्सिस भी देखिए इसको सेंटर से पास हो रही है बाइसेक्ट करते हुए, तो इस केस में जो लेंथ है वो b है ना। जैसे यहाँ पे ये L था, उस तरह से यहाँ पे b है, क्योंकि इस बार ऐसा रोटेट करेगा तो लेंथ b हो गई ना, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb स्क्वायर बाई 12 हो गया, है ना। टोटल निकालेंगे तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई कर देंगे तो m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों नोट हो गया हो तो एक और मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कराना है आपको। सर अभी लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए जिनका बाकी है। बच्चों बदल रहा हूं मैं स्लाइड, है ना। ठीक, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। हम्म, जो हमारी बाई अगर इसको परपेंडिकुलर करना है तो किस तरह से नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, सिमेट्रिक नहीं है ना, रिंग सिमेट्रिक थी, डिस्क सिमेट्रिक था, तो वहां आ गया था। स्क्वायर के केस में सेम आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में दोनों साइड सेम है। समझ गए आप? यस सर। आइए बच्चों, एक सवाल, ठीक, एक सवाल और करते बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप खुद ब खुद कर लेंगे इसको। बच्चों ये फिर से रेक्टेंगल है, डायमेंशन एक बार फिर से सेम है, लेंथ L विड्थ B, ठीक है, लेंथ L है और विड्थ B है, लेंथ L विड्थ B मास M। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स, कुछ इस तरह से। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कोई बच्चा ट्राई करना चाहे कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ हाँ, ml स्क्वायर बाई 3, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर आप इसको एक L लेंथ की रॉड मान ले तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ml स्क्वायर बाई 3 होगा ना, पढ़ चुके हैं हम लोग, डेरिवेशन किया था प्रॉपर इंटीग्रेशन से। अब बच्चों अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं एक और एक्सिस खींच रहा हूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए किस mb स्क्वायर बाई 3, क्योंकि अब बच्चों ये b लेंथ की एक रॉड हो जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस b लेंथ के इस एक्सिस के अबाउट mb स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों इसमें किसी को? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो क्या लिखेंगे बच्चों? आई जेड जेड, बिल्कुल, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 3, तो एम बाई 3 कॉमन ले लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अब ये तो बच्चों मैंने आपकी मदद कर दी, समझा दिया। अब एक आपको मैं उसमें कुछ मदद नहीं करूंगा, आपको सारी चीजें पता है, आप कैलकुलेट करके मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए
ठीक है, इस एक्सिस को मैं O कह देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O बताना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल। तो ml square by 12 plus m by 3 b square. ओके, mv square by 3 plus ml square by 2. ठीक है, O बता दिया बच्चों, तो O डैश भी बता देना फिर, परपेंडिकुलर टू द रेक्टेंगुलर प्लेन पासिंग थ्रू O डैश। ml square by 12 plus mv square by 3. आप बेटा O का बता रहे हैं, O डैश का बता रहे हैं? होगा ओके, O डैश का भी बता दीजिएगा बच्चों, जिनका O का हो गया वो O डैश बता दीजिएगा। और ऐसा हो जाएगा mv square by 12 plus ml square by 3. उनका होगा mv square by 3 plus ml square by 12. वेरी गुड, O dash का होगा ml square by 3 plus mv square by 12. वेरी गुड। Yes sir. चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो O का होगा, देखिए उसमें दो एक्सेस इन्वॉल्व होंगी, एक तो ये वाली एक्सेस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था ml स्क्वायर बाई 12, और दूसरी एक्सेस बच्चों ये है, ठीक है। तो जब IZZ लिखेंगे O के अबाउट, IZZ अबाउट O, तो बच्चों ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 3 जुड़ जाएंगे, तो आंसर आएगा m बाई 12 L स्क्वायर प्लस m बाई 3 b स्क्वायर। जब बच्चों O डैश की बात की जाएगी, ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा सा, O डैश की बात की जाएगी तो दो एक्सेस इन्वॉल्व होंगी, एक तो ये वाली एक्सेस होगी बच्चों, ये ऑलरेडी आपने पिछली स्लाइड में देखा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रेफरेंस ले सकते हैं अपने नोटबुक से, mb स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और दूसरी एक्सिस जो होगी बच्चों वो ये वाली एक्सिस होगी, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो I अबाउट O डैश जो लिखिएगा बच्चों IZZ हो जाएगा m बाई 12 b स्क्वायर प्लस m L स्क्वायर बाई 3। किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बच्चों पूछ लीजिए, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये आ रहा सर. गुड, नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आपने ऑलमोस्ट हर मेजर पॉइंट के अबाउट निकाल लिया है। अब आप कॉर्नर के अबाउट बता सकते हैं, कॉर्नर के अबाउट बच्चों यही वाली वैल्यू होगी, ठीक है, जो इस कॉर्नर के अबाउट है वही हर कॉर्नर के अबाउट होगी। सेंट्रल पॉइंट में इसके अबाउट बता लिया आपने, इसके अबाउट बता लिया, जो इसके अबाउट होगी बच्चों वही इसके अबाउट हो जाएगी, सेम सिचुएशन है क्योंकि, है ना, जैसा ये है वैसा ही ये है। जो इस O डैश के लिए है वही इस वाले पॉइंट के लिए हो जाएगी। तो आप ऑलमोस्ट हर कॉर्नर्स के अबाउट बता सकते हैं, सेंटर के अबाउट बता सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स उनके अबाउट भी बता सकते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए। अगर बच्चों स्क्वायर आएगा, तो अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर लैमिना आता है तो बच्चों स्क्वायर तो बिल्कुल आसान है। स्क्वायर में क्या होगा, L और B बस दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको स्क्वायर के लिए अभी आपको देता हूं, आप सारे बताइएगा स्क्वायर के लिए। बच्चों बदल दूं स्लाइड, लगा दूं अगला, ठीक Yes sir. ठीक। देखिए बच्चों, अगर स्क्वायर है हमारे पास तो मैं लिख देता हूं आपको सारे एक्सेस, आपको उन एक्सेस के अबाउट बताने। तो बच्चों ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ a है, ठीक है। तो स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ a है, मास m है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट, सेंटर के अबाउट और O डैश के अबाउट, ठीक है। तो बच्चों आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O डैश बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर बताना है। स्क्वायर प्लेट है, मास m, साइड लेंथ a, और तीनों एक्सिस बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर।
हेलो सर। बोलिए। सर ओ के अबाउट तो एम स्क्वायर बाई 3 ओके और वो जो ऊपर वाला है उसके अबाउट 2m स्क्वायर बाई 3 ओके और सेंटर के अबाउट है सर ये 2m स्क्वायर बाई 3 ओके और और ऐसे अबाउट स्क्वायर बाई 12 प्लस m स्क्वायर बाई 3। ओके बच्चों आप लोग सहमत है क्या या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं? एक एक करके सबसे पहले ऊपर वाले बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब 2 ऐसा आप सही है? ठीक। देखिए बच्चों इसमें 2ma स्क्वायर बाई 3 किस हिसाब से होगा? देखिए इस एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर बाई 3 होगा, ठीक है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ma स्क्वायर बाई 3 होगा। आप इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेंगे, ठीक है, ये वाली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेंगे तो इसके अबाउट भी ma स्क्वायर बाई 3 होगा। तो ma स्क्वायर बाई 3 प्लस ma स्क्वायर बाई 3 2ma स्क्वायर बाई 3, तो बिल्कुल सही है बच्चों, जिनका 2ma स्क्वायर बाई 3 आया था यही आंसर होगा। अब आ जाते हैं बच्चों o डैश के अबाउट, यानी इस पॉइंट, ये वाला सही है? चेक कर लेते हैं बच्चों, देखिए आइए जिनका नहीं समझ में आ रहा था। तो पहले आप बच्चों इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, चूंकि साइड लेंथ a है तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 3, ठीक है। और फिर बच्चों आपको इस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा बच्चों ma स्क्वायर बाई 12। तो चूंकि दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो इस एक्सिस के अबाउट आएगा, तो ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 3, तो ये i o डैश एकदम सही बताया था, एकदम करेक्ट है। चलिए बच्चों अगला बताइए, अगला वाला सही है गलत है? ओके ओके, आई अबाउट सेंटर होगा बच्चों ma स्क्वायर बाई 6, ऐसा बोल रहे हैं आप सारे? ठीक, ma स्क्वायर बाई 6 सही है बच्चों। कारण क्या है? देखिए इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो चूंकि एक a लेंथ की रॉड की तरह बिहेव करेगा तो ये हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 12। उसी तरह से बच्चों इस वाले एक्सिस के अबाउट तो देखिए ma स्क्वायर बाई 12 है, हम लोगों ने पिछले वाले केस में डिस्कशन किया है, इस एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर बाई 12, तो इस एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 12, बच्चों ये दोनों मिलके हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो बहुत सही बच्चों, जिन लोगों ने ma स्क्वायर बाई 6 निकाल लिया था एकदम करेक्ट है ma स्क्वायर बाई 6। अब बच्चों इसमें थोड़ा स्क्वायर लैमिना में एक और चीज सुन लीजिए, ठीक है। अब जिनका नहीं था वो नोट कर लीजिए, मुझे कुछ और इसमें बताना है आपको स्क्वायर लैमिना में, फटाफट से नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है। बदल रहा हूं बच्चों स्लाइड, ठीक। देखिए बच्चों एक मिनट ध्यान से जरा, जैसे मान लीजिए बच्चों ये स्क्वायर लैमिना है, ठीक है, मेरी बात बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा। इस स्क्वायर लैमिना में मैंने दो एक्सिस ले लिए, एक एक्सिस ये ले लिया और ये एक्सिस ले लिया, ठीक है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए बच्चों उसको I1 बोल देता हूं और इसको I2 बोल देता हूं, तो आप क्या कहेंगे? I1 I2 की वैल्यूज बराबर होंगी? ये स्क्वायर प्लेट है बेटा, ये स्क्वायर प्लेट है, या अलग अलग लगेंगे? बराबर होंगी, कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों, बराबर होगी ना? कारण क्या है बच्चों, क्यों लगता है आपको कि सर इस वजह से बराबर होंगी? कारण क्या लगता है आपको? सिमेट्री के कारण मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, एकदम परफेक्ट बात है, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों मैं दो एक्सेस और ले रहा हूं, जरा ध्यान से बताइएगा। एक एक्सेस ये ले लेता हूं, ठीक है, ये भी सेंटर से ही पास हो रही है, डायगोनल है, ठीक है, और ये एक्सेस ले लेता हूं कुछ इस तरह, ये भी सेंटर से ही पास हो रही है बच्चों, डायगोनल है, ठीक है। और मैं इनको नाम देता हूं बच्चों I2 I, और इसको नाम देते हैं I3। I2 I3 के बारे में बच्चों क्या कहना है? डायगोनल ही है बच्चों, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग में नहीं समझ में आ रहा है, दोनों डायगोनल है बच्चों, है ना, ठीक है। I2 इक्वल टू I3 होगा बच्चों, है ना, ये थोड़ा मैं एकदम आपको करेक्ट, ये डायगोनल्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों I2 बराबर I3 ही होगा, ठीक है, चूंकि इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे। कारण क्या है? कारण है बच्चों मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा I2 के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही I3 के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों कारण, जब मैं अगला लाइन बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा,
स्क्वायर प्लेट में उसी के प्लेन में आप कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लीजिए जो कि उसके सेंटर से पास हो रही हो, हर एक केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा। जैसे कि बच्चों I1 बराबर I2 होगा, आप सबने बोला क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। I2 बराबर है, I1 I2 बराबर होंगे बच्चों, अच्छा मैंने I1 I2 बराबर होंगे, इसको थोड़ा अलग नाम से I4 दे देते हैं, ठीक है। I1 I2 बराबर होंगे, I3 I4 बराबर होंगे, और ये दोनों बच्चों आपस में भी बराबर होंगे, ठीक है। I1 बराबर होगा I2 के, I3 बराबर होगा I4 के, और ये चारों आपस में बराबर होंगे। और तो और बच्चों, अगर मैं स्क्वायर प्लेट में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लूं, ठीक है, जो कि सेंटर से पास हो रहे हो और प्लेन में हो, मतलब स्क्वायर के प्लेन में हो, जैसे एक ये एक्सिस ले लूं जो कि डायगोनल नहीं है, सेंटर से पास हो रही है, और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ले लूं, ठीक है। सॉरी, ये इस तरह से नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, हाँ ठीक है। तो इसको नाम देता हूं बच्चों I5, इसको नाम देता हूं I6, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बराबर होगा बच्चों I5 और I6। कहने का क्या मतलब बच्चों, स्क्वायर के प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस आप कोई भी ले लीजिए जो कि सेंटर से पास हो रही है। कंडीशन क्या है, स्क्वायर के प्लेन में होनी चाहिए और सेंटर से पास होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्लेन में सेंटर से पास परपेंडिकुलर, तो कोई भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर के लिए बराबर होता है। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में बराबर होंगे, और इन सब की जो वैल्यू होगी, आप में से कोई बच्चा बताना चाहे अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो बता सकते हो बच्चों। I1 तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। MA स्क्वायर बाई 12 या MA स्क्वायर बाई 6, क्या कहते हो? कारण सर 6 क्यों नहीं हुआ सर, ये कैसे हो गया? MA स्क्वायर 6 बच्चों ये होगा, ये वाला जो मेरा पेन है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? और MA ये बेटा MA स्क्वायर बाई 12 है, इसका आधा ये एक्सिस है और आधा इस एक्सिस, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये MA स्क्वायर बाई 12 है, तो इसका आधा ये होगा और इसका आधा ये, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के तो ये बना होगा ना। या फिर आपको ऐसे नहीं याद रहता बच्चों, ये याद रखिए कि A लेंथ की ये साइड है और ये एक रॉड है जो ऐसे रोटेट कर रही है, जिसका साइड लेंथ A है और मास M है, तो MA स्क्वायर बाई 12 ही तो लिखेंगे ना। तो MA स्क्वायर बाई 12, तो सीधा साधा बच्चों, कोई भी एक्सिस जो कि स्क्वायर के प्लेन में हो और सेंटर से पास कर रही हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA स्क्वायर बाई 12 होगा। स्क्वायर के प्लेन से पास होती हुई कोई भी, स्क्वायर के प्लेन में होनी चाहिए एक्सिस और उसके सेंटर से पास होती हुई कोई भी एक्सिस हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA स्क्वायर बाई 12 होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। और अगला सवाल मेरा यही है कि क्या बच्चों ऐसे हम लोग रेक्टेंगल के लिए भी कह सकते हैं, या रेक्टेंगल के लिए कहना सही नहीं रहेगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं हो सकता बच्चा, कारण क्या है इसका? हाँ, साइड लेंथ अलग होती हैं, L और B सेम नहीं होती हैं। एब्सोल्युटली, इसलिए रेक्टेंगल के केस में नहीं कह सकते, स्क्वायर के केस में कह सकते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा, डीपीपी डिस्कस करोगे क्या? डीपीपी डिस्कशन, या डीपीपी आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं डीपीपी डिस्कशन, ठीक है? लेकिन करके आइएगा बच्चों आप, सवाल है ना? बोलिए। सर I1 और I3 तो एक परपेंडिकुलर नहीं है। I1 और I3 परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन I1 I3 बराबर
लेकिन I3 और I4 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी ma²/12 होगा। कारण क्या है सर, कैसे ma²/12 होगा? क्योंकि I4 और प्लस I3 ये बराबर तो होंगे, ये तो आप मानते हैं ना, I3 बराबर I4 होगा। और मान लीजिए मैं इसको I के बराबर कह देता हूं, ठीक है, तो इसका दोनों का सम I3 प्लस I4 जो होगा, I3 प्लस I4, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, तो I3 प्लस I4 मिलके इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होगा। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ma²/6 के बराबर है। तो यानी आप ये कहेंगे I3 प्लस I4 बराबर होगा ma²/6 के, यानी दोनों चूंकि बराबर है तो 2I बराबर होगा ma²/6 के, इसलिए I बराबर होगा ma²/12 के। तो हर वो एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही है और स्क्वायर प्लेन में है, स्क्वायर के प्लेन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 होगा। ठीक है बच्चों, और डीपीपीज आप कल जो है जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हो पाए सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कल डिस्कशन कर दूंगा। मेरे पास एक्चुअली अभी तक डीपीपी आई नहीं बच्चों, मैंने अभी मंगाई है, कल मैं पक्का डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है सर कल मोमेंट नहीं नहीं नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रोटेशन की चाहते हो ना, पहले डिस्कशन करना, क्या चाहते हो आप जो चाहोगे वो करेंगे। पहले सेंटर ऑफ मास चाहते हो? यस सर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कर लेंगे जो कहोगे। बच्चों एक और अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट है, एक थ्योरम और कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क देता हूं मैं करने के लिए। बच्चों अगली थ्योरम कौन सी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद? अगली वाली कौन सी होती है किसी को? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट सुन लीजिए थोड़ा सा, अगर किसी को बच्चों को पता है तो बता सकते हैं। इसमें बच्चों एक जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं आईसी, और एक जो एक्सिस है वो आईसी से डी दूरी से पास हो रही है, उसको हम लोग बोल देते हैं आई। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो डी है, ठीक है, जो पैरेलल सेपरेशन है वो डी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई बराबर, किसी बच्चों को याद है क्या बच्चों बताना चाहे? इसका मास m है, बहुत बढ़िया, आई बराबर ICM प्लस MD², एब्सोल्युटली एकदम करेक्ट। अब बच्चों इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज जहां पे सबसे ज्यादा, मैं भी एक एग्जांपल लूंगा और मुझे आशा है कि बहुत सारे बच्चों उसको गलत करेंगे। इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, या तो आपको ICM पता हो, ठीक है, या आप ICM निकाल रहे हो। दो ही तरीके पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, शायद आप इसका महत्व तब समझेंगे जब आप गलती करेंगे। मैं एक सवाल लूंगा, जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो तो ध्यान रखिएगा बच्चों, या तो आपको ICM सवाल में पता होगा या आप ICM निकाल रहे होंगे। अगर किसी सवाल में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं और ना आप ICM आपको सवाल में ना गिवन है और ना ही आप ICM फाइंड कर रहे हैं, ना ICM गिवन है और ना ही फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों ये ICM। या तो आप सवाल में ICM दिया होगा या तो आप ICM के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे, ठीक है। ना ही आप, जैसे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, ना ही आपने ICM सवाल में गिवन है और ना ही आप ICM निकाल रहे हैं, इसका मतलब उस सवाल में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना चाहिए। या तो आप पहले ICM निकालें, ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ध्यान रखिएगा हमेशा, या तो ICM गिवन होगा या आप ICM निकाल रहे होंगे, इसके अलावा और कोई तीसरी सिचुएशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो I बराबर ICM प्लस MD²। बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, जो एक्सिस है यानी जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो और एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बच्चों, स्क्यू पैरेलल नहीं चलेगा।
सर ये स्क्यू पैरेलल क्या होगा? स्क्यू पैरेलल नहीं चलेगा। मतलब सर स्क्यू पैरेलल क्या होता है बच्चों, आप जानते हो क्या स्क्यू पैरेलल? जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि आईसी और ये दोनों आई पैरेलल होने चाहिए, स्क्यू पैरेलल नहीं होने चाहिए। जैसे ये बच्चों पैरेलल है, यहां पे लग जाएगा, ये भी पैरेलल ही है बच्चों, क्योंकि ये दोनों लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये वाली लाइन ऐसे है और ये वाली लाइन ऐसे है, ये स्क्यू पैरेलल है। लेकिन क्या यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाएंगे? नहीं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए दोनों एक्सिस पैरेलल ही होनी चाहिए और उनके बीच का सेपरेशन डी होना चाहिए, ठीक है। और स्क्यू पैरेलल नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते ये भी तो पैरेलल है सर, देखिए कभी कट नहीं करेंगे, तो क्या यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं, यहां नहीं लगा सकते, पैरेलल होनी चाहिए दोनों एक्सिस, ठीक है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1D हो, 2D हो, 3D हो, वैलिड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों, I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, स्क्यू पैरेलल नहीं चलेगा। 1D 2D 3D हर जगह आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगा सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा एक दो सवाल प्रैक्टिस करेंगे और फिर डन। और बच्चों मुझे बता दो आप, हाँ 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 बोलिए बोलिए। सर हम क्या प्रीवियस क्वेश्चन में ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ पिछले क्वेश्चन में कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल 100%। सर एक बार करके दिखा देंगे? वो मुझे आईओ डैश पे मैंने जब निकाला तो मेरा हाथ से लग गया। मैच नहीं कर रहा आपका? नहीं सर। ठीक ठीक कर देते हैं बच्चों। अच्छा एक चीज सुनिए, आप कल सेंटर ऑफ मास की डीवीपी डिस्कशन करना चाहते हैं या रोटेशन की? और जो प्रॉमिस करिएगा वो सॉल्व करके आइए ताकि आपको फायदा हो। सेंटर ऑफ मास डीपीपी 1 से, हम लोगों ने डीपीपी 1 से नहीं डिस्कशन किया ना बच्चों, डीपीपी 1 से नहीं किया ना अभी? नहीं सर। ठीक, तो बच्चों कल सुन लीजिए आप, डीपीपी 1 से लेकर जितना हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे सेंटर ऑफ मास का वो होगा। तो अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा है बहुत बढ़िया, एक बार उसको देख के आइए कहां कहां दिक्कत है, क्या क्या समस्या है। नहीं सॉल्व किया है बच्चों तो एटलीस्ट पहले 3 या 4 तो कर लीजिएगा, उससे ज्यादा हम लोग कर भी नहीं पाएंगे डिस्कस। तो 1 से 3 तक प्लीज करके आइए बच्चों, ताकि आप सवाल पूछो। देखिए बच्चों सवाल पूछने का मैं तरीका आपको बता दूं, जैसे आप कभी भी ऐसे मत पूछा करिए कि सर दूसरा नंबर बता दीजिए, मैं बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं बताने में, लेकिन उससे आपका थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप होगा। आप हमेशा सवाल ऐसे पूछिए कि सर सवाल नंबर 2 में ये स्टेटमेंट था, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है या मेरा आंसर बी आ रहा है पीछे सी दिया हुआ है, तो मेरे थॉट प्रोसेस में कहां गलती है। तो वो उस तरह से आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया होगा, अच्छा डिस्कशन होगा। क्योंकि जब पेपर में आप बैठेंगे बच्चों तो आपका दिमाग और पेपर होगा आपके साथ, वहां मैं तो रहूंगा नहीं कि बेटा देखिए आप ये गड़बड़, तो वहां पे आपका दिमाग रहेगा, तो जो आप सोचते हैं उसको सही करना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा ऐसा पूछे कि सर मैं ये कर रहा था, मेरा आंसर नहीं मैच किया, मेरा बी आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैंने कहां गलत की। और जैसे मैं बोलूं कि बेटा आप ये गलत सोच रहे हो, तो आप ये बोला करो कि सर अच्छा ये गलत सोच रहे हैं लेकिन ऐसा तो होता है ना, आपने बताया था या आप हमने पहले डिस्कशन किया था, तो फिर मैं बोलूंगा नहीं ये नहीं डिस्कशन किया था, ये हुआ था, तो उससे फिर आपको फायदा होगा। तो चलिए सेंटर ऑफ मास सॉल्व करके आइए, डिस्कशन करेंगे। बच्चों कुछ सवाल कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, एक बेसिक सा। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। सर मेरा क्वेश्चन बता दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? सर अभी तो पूछा कि वो आईओ डैश पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगा स्क्वायर में। ओ डैश मतलब ऊपर वाला क्या? स्क्वायर की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं? सर स्क्वायर में। ओके ओके, ओ डैश मैंने ऊपर दे रखा था क्या? ओ डैश यहाँ पे, हाँ जी सर। ठीक है। और ये वाले एक्स, आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, ऐसा नो सर वो जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में निकालना चाहते हैं आप? हाँ। ओके, तो आपने किस एक्सिस को ट्रांसलेट किया है, मतलब आपने यहां से ऊपर शिफ्ट, यहां से ऊपर शिफ्ट किया है ना? यस सर, सेंटर वाले का जेड एक्सिस का लेकर फिर हाँ ऊपर वाले का शिफ्ट करके फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है बिल्कुल आना चाहिए। देखिए अभी हम लोग लगाते हैं आई ओ डैश, आईसीएम हो जाएगा उस एक्सिस के अबाउट, एम ए स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा इसके अबाउट, आपने भी लिखा था बेटा एम ए स्क्वायर बाई 6 यस सर प्लस एम डी स्क्वायर, तो डी की जगह बच्चे यहाँ पे आपने ए बाई 2 लिखा होगा, हाँ जी। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की हो, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 4
जोड़ेंगे इनको, एलसीएम आ जाएगा 12, 6 एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 12, तो 2 और 3 5, 5ma² 12 इसके अबाउट ना आना कितना चाहिए, एक सेकंड बेटा, ma² 12 आना चाहिए, ma² 12 आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ma² 3 12 और ये हो जाएगा ma² प्लस, आ तो रहा है बेटा 3 चौक, आ तो रहा है बच्चे, 5 + 1 देखिए आ रहा है, आप कहां गड़बड़ कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 5ma² 12 सही तो है। चलिए बच्चों एक सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा इसी पे, लास्ट सवाल है, आप लोग फिर छुट्टी है आप सभी की। सर हाँ सर सर्कुलर मोशन तो नहीं आएगा, वो एनर्जी कार्ड में कर लीजिएगा बच्चे, हो सकता है वो उसको कंसीडर कर लें, कर लीजिएगा, और चांसेस ज्यादा है कि सर्कुलर मोशन आए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपको बाद में पढ़ाया हूं ना, तो हो सकता है आएगा फिर। हाँ बच्चों एक सवाल है, देखिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। बच्चों अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, मुश्किल लग रहा है क्या? बोलिए बोलिए। सर ए आएगा, ए आएगा, फर्स्ट आएगा, यस सर, अरे यार ओके, फर्स्ट डी आएगा, ओके बच्चों मैं थोड़ा सा आज 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा प्लीज आप लोग के ब्रेक का, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी। तो बी आ रहा है। बी आ रहा है, अच्छा मैं बच्चों इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, दो सॉल्यूशन लिखूंगा, आप मुझे बताना कि कौन सा सॉल्यूशन सही है, 2 सॉल्यूशन आपके सामने मैं इसका लिखूंगा और आप मुझे बताना कौन सा सॉल्यूशन सही है और उसका कारण भी बताइएगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है बच्चों y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं लिखूंगा I बराबर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें पता है रॉड है चूंकि, तो ml²/3, तो हम लोग लिख देंगे ml²/3 और प्लस md², तो d यहाँ पे l/3 है तो l/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²/3 प्लस ml²/9 और जोड़ देंगे। बच्चों ये बस मुझे बता दो ये तरीका सही है या गलत है? ये तरीका गलत है बच्चों, कारण क्या है गलत होने का, कारण क्या है? बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से बच्चों आपको दूरी लेनी पड़ेगी, तो आपको l/3 नहीं लिख सकते, आपको ये दूरी लिखनी पड़ेगी, तो l माइनस ये l/2 है पूरी दूरी, ये दूरी l/6 हो जाएगी, सही है ना बच्चों? तो आप ICM IY' देखिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ml²/12 क्योंकि ये ICM है बच्चों, है ना, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में या तो आप ICM निकालोगे या ICM यूज करोगे, ये इसमें गलत होने का कारण यही मैं कह रहा था उस स्टेटमेंट में, या तो आप ICM का यूज कर रहे होगे या तो ICM फाइंड कर रहे होगे। अगर आपने ना ICM यूज किया है और ना ICM को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आपने गलत लगा दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां पे ICM का यूज कर लेंगे ml²/12 और दूरी जो बच्चों l/6 है तो md² यानी l²/36, बच्चों एलसीएम ले लीजिएगा तो 36 हो जाए, हाँ 3ml² प्लस ml², तो बच्चों मेरे हिसाब से जो बन रहा है ना ml²/9 बन रहा है, बी ऑप्शन आ जाएगा ml²/9, ये आंसर आएगा इसका, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के और सवाल सॉल्व करेंगे, चलिए।
थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सर बोलिए क्वेश्चन में डाउट है। बोलिए बेटा।